नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ ALP टेक्नीशियन के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। उस दिन ये प्रैक्टिस सेट बंद रहा था स्वास्थ्य के कारण, आज से फिर से शुरू हो गया। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 21 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ सभी 75 प्रश्नों को डिटेल सोल्यूशन किया जाएगा। तो आप पूरा जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है, ठोस, द्रव एवं गैसे के। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ये ठोस हो जाएगा, ये द्रव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। तीनों अलग अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्राम चिमूर ग्राम रीवा के उत्तर में 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जो चिमूर गांव है वो कहाँ है, वो रीवा के उत्तर में 20 किलोमीटर, यानी इधर रीवा होगा और इधर इससे 20 किलोमीटर दूर जो है वो चिमूर है। उसके बाद कह रहा है कि ग्राम रेहटा ग्राम रीवा के पूरब में 18 किलोमीटर की दूरी पर है। रीवा से पूरब में कितना, 18 किलोमीटर। ये 20 किलोमीटर था, कौन सा गांव है, तो वो है रेहटा। उसके बाद कह रहा है कि ग्राम अंगेन चिमूर के पश्चिम में 12 किलोमीटर की दूरी पर है। चिम्मेर से क्या है, चिमूर से पश्चिम में है 12 किलोमीटर, कौन सा गांव, तो वो है अंगेन। तो आइए क्या करें, यदि संजय ग्राम रेहटा से चलना शुरू करता है, कहाँ से शुरू करता है, रेहटा से चलना शुरू करता है कर ग्राम अंगेन तक जाता, तो आपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में तय किया, तो शुरुआती बिंदु यहाँ था, अब ये तय किया इस बिंदु में, यानी ये उत्तर हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा उसके बीच में, तो उत्तर पश्चिम। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा बी, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2544 है, तो उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले CI अगर कह रहा है कि 2 वर्षों का, तो कितना निकाल लेते हैं, A + B + AB बटा 100% के फार्मूला से। तो हो जाएगा कितना, 12 + 12 + 12 गुना 12 बटा 100%, ये हो जाएगा कितना, 25.44% हो जाता है। अगर हम SI की बात करते हैं तो SI बराबर हो जाएगा RT%, यानी 2 गुना 12%, तो हो जाएगा कितना, 24%। अब 25.44% है जो हमारा CI है, वो दिया हुआ है कितना, 2544, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। SI बराबर कितना हो जाएगा, 24%, तो 24% कितना हो गया, 2400 रुपया। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, दो संख्याओं का योग 18 है और उनका महत्तम समवर्त और लघुत्तम समवर्त क्रमशः 3 और 54 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। अब कह रहा है कि दो संख्या है कितना, A और B, तो A + B दिया हुआ है कितना, 18 दिया हुआ है, और A × B बराबर होता है, क्या होता है, तो होता है LCM गुना HCF, ये फार्मूला होता है। LCM गुना HCF कितना दिया हुआ है, 54 और 3 दिया हुआ है, हमारे पास हो गया 54 गुना 3, A गुना B तो आ गया। अब उसके व्युत्क्रमों का योग कर रहा है, यानी 1/A + 1/B निकालने के लिए बोल रहा है, तो ये हो जाएगा कितना, A + B अब बटा A × B, तो हो जाएगा 18। A + B कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, और A × B कितना दिया हुआ है, 54 गुना 3। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/9। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा D। 5 किलोग्राम का एक पिंड जो है 20 मीटर/सेकंड के नियत वेग से एक सरल रेखा में चल रहा है, तो पिंड पर परिणामी बल क्या होगा। अगर पिंड का जो है वो कह रहा है कि द्रव्यमान जो m है वो दिया हुआ है 5 kg, v जो u दिया हुआ है कितना, 20 मीटर/सेकंड, और v दिया हुआ है भी 20 मीटर/सेकंड, तो f निकल जाएगा यहाँ से। f कह रहा है क्या है, परिणामी बल, तो f बराबर जो होता है v - u बटा t होता है, यानी हमारे पास हो जाएगा 5 गुना 20 - 20 बटा t, 20 - 20 0 हो जाएगा, यानी 5 गुना 0 बराबर 0। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा 0। अगला है, माध्यमों 1, 2, 3 के अपवर्तनांक क्रमशः इतना, इतना और इतना है। 3 को माध्यम है जिसका अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो कह रहा है यदि माध्यमों में प्रकाश की चाल क्रमशः V1, V2 और V3 है, तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है, हमें ये बताना है। तो जानते हैं कि म्यू बराबर जो होता है वो क्या होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। तो अपवर्तनांक एक संख्या है, इसलिए इसका कोई मात्रक या विमा नहीं होता है। अब माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी, यानी म्यू जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू कितना होता है, वो जो माध्यम का जो वेलोसिटी है उस पर हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो हो जाएगा V1 > V2 > V3। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा हो जाएगा D। नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉरेंट वक्र क्या दर्शाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा D, आय वितरण।
लॉरेंज वक्र आय वितरण को दर्शाता है। लॉरेंज वक्र जितनी ही पूर्ण समता रेखा के पास होगी, आय की विषमता है जो उतनी ही कम होगी। लॉरेंज वक्र को 1905 ईस्वी में मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित किया था। और लॉरेंज वक्र किसी जनसंख्या के आय और वितरण का चित्रमय ग्राफ है। लॉरेंज वक्र आर्थिक असमानता को भी दर्शाता है। नेक्स्ट है, एक्स एक तस्वीर अपने मित्र बाई को दिखाता है और कहता है वह मेरी पत्नी, जो क्या है, वह मेरी पत्नी की बेटी का पति है। फोटोग्राफ में दिख रहे व्यक्ति एक्स का क्या संबंध है? यहाँ पर एक्स है, कह रहा है कि इसकी जो है पत्नी है, उसकी ये बेटी है और उसका ये क्या है, वो फोटोग्राफर जो है वो पति है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। फोटोग्राफ में दिख रहे व्यक्ति से एक्स का क्या संबंध है? एक्स का क्या संबंध है? तो वो हो जाएगा ससुर। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा, एक्स फोटोग्राफर वाले व्यक्ति का ससुर है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन एवं निष्कर्ष का। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की लड़की से शादी करना उचित है। निष्कर्ष है, इस आयु में लड़की माँ बनने के लिए शारीरिक, जैविक और मनोवैज्ञानिक रूप में परिपक्व हो जाती है। पहला निष्कर्ष है। और दूसरा है, लोग डर की वजह से 18 वर्ष की कम आयु की लड़की से शादी नहीं करते हैं। सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की लड़की से शादी करना उचित है, अर्थात लड़की इस उम्र के बाद माँ बनने के लिए शारीरिक, जैविक और मनोवैज्ञानिक रूप से परिपक्व हो जाती है एवं लोग डर की वजह से शादी नहीं करते। यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है, यदि 10% और 12% के दो क्रमिक छूटें दी जाती है तो शुद्ध छूट क्या हो जाएगा? तो डायरेक्ट फॉर्म 10 + 12 माइनस 10 गुना 12/100 कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 22 - 1.2 बराबर 20.8%। आंसर हमारे पास हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। अगला ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने बारी बारी से एक दिन के अंतराल पर कार्य करना शुरू किया। ज्ञात करें कि कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा दोनों में, जबकि पहले दिन का कार्य जो है वो कौन करता है? ए करता है। अब यहाँ पर देखिए, ए जो है वो 12 दिन में करता है और बी कितने दिन में? 15 दिन में। इन दोनों को अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 60। इसका 5 क्षमता हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। एक दिन का कार्य जो है वो 5 हो जाएगा। अब दोनों का 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? दोनों को अगर मिला देंगे तो 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास 6 दिन तो वो साथ साथ चलेगा कि अल्टरनेट 9 6 कितना 54। अब बचा हमारे पास कितना कार्य? 6 कार्य। तो उसके बाद ए करेगा 1 दिन। कितना कार्य करेगा? 5 कार्य। अब बच गया कितना? 1 कार्य किए हुआ। 60 में कितना? 54 × 5 कितना? 59 हो गया। अब 1 कार्य बच गया। अब 1 करेगा बी, कितने हैं? तो वो 4 से डिवाइड करना, क्योंकि उसकी क्षमता 4 है। तो कुल समय हमारे पास कितना लगा? कुल समय जो लगा, एक तो लगा कितना दिन? तो वो हमारे पास 6 दिन लगा। तो 6 दिन नहीं, मैंने 9 दोनों के 2-2 दिन, ये 6 बार चला साइकिल, 6 दूनी 12 दिन, यानी वो 12 दिन लगा। प्लस ए जो किया वो 1 दिन लगा 13, अब प्लस बी जो किया 1/4, यानी इसको जब करेंगे 13.1/4 दिन होगा। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा, जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन 0 नहीं होता है। आंसर हो जाएगा सी, ये कथन सही नहीं है। तीसरा कथन गलत है, जब कोई कण अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है तो उसका विस्थापन 0 हो जाता है। विस्थापन सदिश राशि है। प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु समान हो तो विस्थापन 0 होता है। विस्थापन दूरी के बराबर होते हैं यदि वस्तु सरल रेखा पथ पर गमन करता है तो। नेक्स्ट है, किसी चलती हुई बस से उतरने वाला कोई यात्री बस की गति की दिशा में गिरता है। यह उदाहरण निम्न में से किसके लिए है? सही आंसर हो जाएगा डी, गति का जड़त्व नियम। चलती हुई बस से उतरने वाला यात्री बस की गति की दिशा में ही गिरता है। यह गति जड़त्व का उदाहरण है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैदान को स्पर्श करने के बाद उसके पैर विरामावस्था में आ जाते हैं और इसका बाकी जो शरीर है वो गति करते रहता है। ये जड़त्व के कारण होता है कि गतिमान अवस्था में रहना चाहता है। न्यूटन का प्रथम गति नियम जो है वो जड़त्व से ही संबंधित है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, राज्यसभा राज्यों की परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला, राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। दूसरा है, राज्यसभा के सेवानिवृत्त सदस्य पुनः निर्वाचन और पुनः नामांकन के पात्र नहीं होते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, केवल एक सही है। ये सही है, ये गलत है। स्टेटमेंट
फर्स्ट जो है वो सही है, दूसरा गलत है। राज्यसभा राज्यों के परिषद के संदर्भ में सही है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं और प्रत्येक 2 साल पे 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। और राज्यसभा के सेवानिवृत्त सदस्य पुनः निर्वाचन और पुनः नामांकन के पात्र होते हैं। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा का गठन किया गया है। इसमें कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 80 का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में असंगत विकल्प का चयन करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ए बुखार, चेचक, पीत ज्वर और इन्फ्लुएंजा ये सभी विषाणुओं से जनित रोग है, जबकि बुखार कीटाणुओं के संक्रमण से जनित रोग है, इसलिए बुखार असंगत है। अगला प्रश्न है अवधारणा के। तो विद्यालय प्रबंधन ने प्रत्येक कक्षा के लिए एक और सेक्शन को जोड़ने की घोषणा की है। क्या क्या अवधारणा है? इस वर्ष में उम्मीद कर रहे हैं कि काफ़ी संख्या में और छात्र विद्यालय में शामिल होंगे। दूसरा है वो एक और सेक्शन को बढ़ाकर प्रत्येक कक्षा में मौजूदा छात्रों की संख्या को कम करने के बारे में सोच रहे हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1 और 2 दोनों ही अंतर्निहित है। कथन के अनुसार इस वर्ष कक्षा में एक और सेक्शन जोड़ने की बात कही गई है, तो बच्चे भी बढ़ जाएंगे। दूसरे सेक्शन के बच्चों में कमी भी हो सकता है, अतः अवधारणा 1 और दोनों जो है अंतर्निहित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक निश्चित धन राशि पर 5% की दर से 6 वर्ष में तथा 8% की दर से 3 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अभीष्ट अनुपात जो होगा वो PR1T1 बटा 100 बटा हो जाएगा क्या PR2T2 बटा 100। जब इसे सोल्व करें 5 गुना 6 बटा 8 गुना 3 यानी 5:4 हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। एक घड़ी को 2000 में बेचने पर एक दुकानदार को 10% हानि होती है। इसे 3000 में बेचने पर उसे कितना लाभ या हानि होगा? तो कितना हो जाएगा? 80% बराबर कितना? 2000 रुपया में ये बेच रहा है। 40% करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। तो 120% करने पर क्या हो जाएगा? 3000 रुपया। 3000 रुपया। तो लाभ कितना इसका हो गया? लाभ परसेंट बराबर कितना हो गया? 20%। आंसर जो हमारे पास निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि 3 ओम 2 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित है तो उनका संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा? समानांतर क्रम में है, यानी यहाँ पर 3 ओम है, यहाँ पर 2 ओम है और यहाँ पर 6 ओम है। तीनों इस तरह लगा हुआ है, 3, 2 और 6 ओम का, और यहाँ पर से कोई अपना वोल्टेज सोर्स लगा हुआ होगा। तो अब जब इसे समानांतर क्रम में सोल्व करते हैं तो क्या होता है? 1/RP, यानी समानांतर मतलब पैरेलल, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जब इसे और आगे सोल्व करेंगे मान रख दीजिए तो 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो इसका ले लीजिए एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 प्लस 3 प्लस 1 3 2 5 1 6 यानी 1 ओम हो जाएगा। कितना होगा? 1 ओम हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है, कह रहा प्रतिरोध में विभवांतर बराबर होगा। तो वोल्टेज जो यहाँ रहेगा वो यहाँ भी रहेगा, वो यहाँ भी रहेगा, क्योंकि प्रतिरोध में हर प्रतिरोध में जो वोल्टेज है वो बराबर रहेगा। तो ये हमारा पास जो कथन है वो सही हो जाएगा। अगला है 36 से 60 डिग्री कोण बनाकर 50 किलोग्राम का आदमी 10 मीटर लंबी सीढ़ी उतर रहा है, उसे कितना कार्य किया है? 36 से 10 मीटर का ये लंबी है और ये अगर एच है और कितने डिग्री का? तो ये 60 डिग्री का बना रहा है। तो साइंस 60 डिग्री बराबर हमारे पास क्या है? h/10 होता है। तो h बराबर निकल जाएगा 10 गुना √3/2। h/10 मतलब लंबाई कर्ण होता है, वही लिखा है h/10। तो यहाँ से h निकल गया। अब किया गया कार्य w बराबर क्या होता है? mgh। m क्या है? 50 है, g कितना है? 9.8, h कितना दिया हुआ है? 10 गुना √3/2। जब इसे पूरा सोल्व कीजिएगा तो 2450 √3 जूल आ जाएगा। आंसर हमारे पास जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध किन राज्यों के बीच विवाद का विषय था? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच का विवाद था। सरदार सरोवर परियोजना की अगर हम बात करेंगे तो किस नदी पे है? तो नर्मदा पे है। भाखड़ा नागल सतलज पे है। और नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पे है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है एक पंक्ति में बैठे विल्सन, पीटर, याग्रिक और जोहरा टीवी देख रहे हैं। याग्रिक जोहरा के बाईं ओर बैठा है, जो विल्सन के बाईं ओर है। याग्रिक के बाईं ओर कौन है? यदि वह पंक्ति के किसी छोर पे नहीं है। अगर प्रश्नानुसार व्यवस्थित करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर पीटर, उसके बाद याग्निक हो जाएगा, उसके बाद
जोहरा और उसके बाद जो है वो विल्सन हो गया। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी पीटर है। यदि ए को एक्स निरूपित करता है, बी को भागा निरूपित करता है, सी को माइनस निरूपित करता है, डी को प्लस निरूपित करता है, तो निम्न में से जो ये व्यंजन दिया हुआ है उसका मान क्या होगा। तो जब इसे प्रश्नानुसार व्यवस्थित करेंगे तो कितना होगा, 55 गुना 5 भागा 5 -5 + 3। जब सॉल्यूशन करेंगे आंसर हो जाएगा सी 53। नेक्स्ट प्रश्न है कि हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रितु की आयु जो है वो 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 है। तो यानी हो जाएगा 40 - x बटा 60 - x करके देंगे तो आ जाएगा, कितने पहले पूछ रहा, 3/5 आना है। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये 200 - 5x बराबर 180 - 3x। तो x का मान कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजा की लंबाई 26 मीटर, 28 मीटर तथा 30 मीटर है। उसके प्रत्येक कोने से 7 मीटर लंबी रस्सी के द्वारा घोड़ा बांध दिया जाता है। मैदान के कितने क्षेत्रफल में घोड़ा नहीं चढ़ पाएगा। तो जो 7 मीटर की लंबी रस्सी के द्वारा चढ़ा जाएगा वही सिर्फ घटा देना है कितने में, त्रिभुज के क्षेत्रफल में। अगर रस्सी बंधा हुआ है एक कोना में तो यहाँ पर ये चढ़ जाएगा, यहाँ पर ये 3 कोना है जो चढ़ जाएगा और ये 7 मीटर की लंबी रस्सी के द्वारा चढ़ा जाएगा। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो एस बराबर जो होता है क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा क्या होता है 2 होता है। कितना दिया हुआ है, 26 + 28 प्लस 30/2 बराबर कितना हो जाएगा, 84/2 यानी 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। सॉरी 42 नहीं, 42 मीटर हो जाएगा, यहाँ पर मीटर दिया हुआ है। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √s × s - a × s - b × s - c। ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, उसमें किसे घटा देना है। तो हमें जो क्षेत्रफल चढ़ जा रहा है वो तो कितना है, 22/7। आर कितना दिया हुआ, स्क्वायर 7 गुना 7 करेंगे, लेकिन हमें कुछ ही एरिया में ये चल रहा है तो उसका जो है वो भी निकालना है। तो कोण ए प्लस कोण बी या प्लस कोण सी चल रहा है। कोण ए अगर ये है, ये बी है, ये सी है। अब बटा कितना, 360 डिग्री में। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना मान होता है, तो वो मान होता है 180 डिग्री। तो हमारा जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में कितना, 42 × 42 - 26 इंटू हो जाएगा कितना, 42 - 28। और अगर इसे आगे सोल्व करेंगे हमारे पास तो 42 - 28 हो जाएगा। उसके बाद 42 - 30 ये हो जाएगा और बाहर हो जाएगा 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 180 डिग्री बटा 360 डिग्री। जब इसे सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 336 डिग्री -77। तो 336 - 77 आएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, 259 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 259 मीटर स्क्वायर। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा बी। यानी पहले क्या है, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और जो घोड़ा चढ़ गया है उसे हटा देंगे तो हमारा क्षेत्रफल वो निकल जाएगा जो घोड़ा नहीं चढ़ पाया है। अगला है, किसी रेडियो सक्रिय तत्व की अर्ध जीवन काल 60 दिन है तो 360 दिनों के पास उसकी प्रतिशत सक्रियता क्या होगी। तो अगर मान लिया कि किसी का है 60 दिन में, तो सबसे पहले यहाँ 100% था, तो 60 दिन में क्या हो गया, ये आ गया 50%। अगला 60 दिन में कितना आ जाएगा, अगला 60 दिन में आ जाएगा 25%। फिर उसके बाद अगला 60 दिन में कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12.5%। कितना आ जाएगा, 12.5%। तो ये कितना हो गया, 180 दिन तो अब हो गया। उसके बाद क्या करा है, फिर इसका अगर मान लिया कि निकालेंगे फिर से 60%, तो कितना आ गया 60 दिन में, तो 12.5 का आधा कीजिएगा तो 6.1/4% आ जाएगा। उसके बाद फिर से इसी तरह 60% इसका आधा करेंगे, तो उस तरह जब निकालेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा आंसर वो हो जाएगा कौन सा, बी 1.5625%। आपको इस तरह के 60 से चलना है और हर में 50% मैंने आधा से डिवाइड करते चल जाना है। अगर मान लिया कि किसी का 100 है तो अर्ध जीवन काल 60 दिन के बाद कितना हो जाएगा, 50 से न रह जाएगा, 50% ही रह जाएगा। इसी प्रोसेस से निकालिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, कोई प्रकाश किरण किसी कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होता है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलते। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पृष्ठ जो है AB पर अपवर्तन कोण श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए समान होता है। दूसरा, पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण विभिन्न रंगों के लिए भिन्न होता है। सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा B केवल 2। पृष्ठ AC पर जो है अपवर्तन कोण विभिन्न रंगों के लिए भिन्न होता है। अगर मान लिया कि कोई ये प्रिज्म है और इससे अगर जा रहा है और यहाँ से निकल रहा है तो ये 7 भागों में निकलेगा।
तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो केवल बी सही होगा। जादव पटिया झारखंड राज्य की खाली स्थान की एक लोकप्रिय शैली कला है। सही आंसर हो जाएगा बी, चित्रकला है। जादव पटिया झारखंड राज्य की चित्रकला की एक लोकप्रिय शैली है। जादव पटिया चित्रकला शैली बिहार झारखंड में निवास करने वाली संथाल भूमिजन जनजातियों की एक लोक शैली है। अगला प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में सिंगर को 42-30 लिखा जाता है, गौली को इस तरह लिखा जाता है, तो कूट भाषा में फ्लेक्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए कि SINGER है, और एस का कितना होता है 19 होता है, आई का 9 होता है, एन का क्या होता है 14 होता है, जी का 7 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है। यहाँ पर क्या किया कि इन तीनों को जोड़ के और इन तीनों को जोड़ के इन दोनों में घटा दिया गया है। तीनों को जोड़ेंगे तो 42 होगा, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 30 होगा, घटा के कितना यही लिखा गया है 42-30 है। अगर घटाए या फिर 42-30 डैश समझ सकते हैं, ये किया गया है। उसी तरह इस तीनों को जोड़ के 22 किया गया है और इन तीनों को जोड़ा है, अरे 23 किया है तो 22 किया है। तो FLE का अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 + 12 + 5 कितना हो जाएगा, तो 12 6 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। यहाँ 23 वाला कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उसके पासे का चयन करो जो दी गई सीट के रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। तो 2 के अपोजिट 1 होगा, 4 के अपोजिट 3 होगा और 5 के जो अपोजिट है वो 6 होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए विपरीत फलक कभी भी आसन फलक माने नहीं होगा और केवल पासे 1 और 2 को बनाया जा सकता है। 1 और 2 ये बन जाएगा, तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो सी है। और इसका बहुत अच्छा से डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो सनबिक मैथ पे है, आप जाकर एक बार देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सनबिक मैथ पे डाइस का काफ़ी अच्छा वीडियो है। अगला प्रश्न है कि एक आदमी 14 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहा है और प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 7 मिनट का विश्राम करता है। 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले समय बराबर जो होता है वो क्या फार्मूला होता है, दूरी बटा चाल होता है। दूरी कितना है 7 किलोमीटर, चाल है 14 किलोमीटर पर घंटा, यानी हाफ घंटा लगेगा। पहले कितना समय लगा, अब कुल समय कितना लगेगा वो देखना, क्योंकि वो हर एक जो 1 किलोमीटर के बाद 7 मिनट का विश्राम करता है। यानी कुल समय बराबर जो हमारे पास होगा हाफ घंटा अब प्लस 7 - 1 गुना 7 मिनट कर देंगे तो हमारे पास आएगा हाफ घंटा अब प्लस 6 गुना 7/60 घंटा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/1/5 घंटा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, यदि नीचे दिए गए भिन्नों को अपने मूल्य के आरोही क्रम में क्रमबद्ध किया जाता है तो उस पर से चौथा कौन सा होगा। 8/9 को लिख सकते हैं 0.88, 9/12 को लिख सकते हैं 0.75, 7/8 को लिख सकते हैं 0.87, 5/6 को लिख सकते हैं 0.83 और 17/20 को लिख सकते हैं 0.85। अब इसमें चौथे क्रम पे कौन है, तो चौथा क्रम पे जो है वो होगा 7/8। आंसर जो हो जाएगा वो होगा डी। नेक्स्ट है, डोब्राइनर ने 3 तत्वों को खाली स्थान एक त्रिक में व्यवस्थित किया। आंसर हो जाएगा डी, उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। डोब्रेन का त्रिक नियम के अनुसार 3 तत्वों के समूहों के बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत मान के लगभग बराबर है। अगर ए बी सी अरेंज है तो बी का जो भार होगा बी का वो होगा ए प्लस सी के एवरेज होगा, यानी औसत होगा के बराबर होगा। जैसे मान लिया कि अगर एल आई है उसका परमाणु भार 7 है, एन ए का 23 है, के का 29 है। तो यहाँ पर 23 कितना आया 29 अब प्लस के 39 प्लस 7/2 करेंगे तो कितना होगा 23 होगा। तो एल आई एन ए और के को अरेंज किया, इस तरह के डोब्रेन का ट्रिक था। नेक्स्ट है, निम्न में सबसे दुर्बल क्षार कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा डी, ZnOH के होल ट्वाइस जो है सबसे दुर्बल क्षार है। आवर्त यानी पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति घटती है। समूह ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्षारीय प्रवृत्ति है जो बढ़ती है। जैसे अगर मान लीजिए कहा जाए तो KOH है ग्रेटर देन NaOH ग्रेटर देन CaOH के होल ट्वाइस ग्रेटर देन ZnOH के होल ट्वाइस होगा। अगला है, कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था। सही आंसर हो जाएगा डी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे रखा गया है। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, जबकि इसको जो पूरा किया वो इल्तुतमिश ने
किया था। गुलाम वंश के संस्थापक था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों में दान देने वाला को भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक द्वारा दिखाए गए अनुसार दो पदों अनुपस्थित है, दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित पदों का चयन करें। आई का मान होता है 9 + 1 किया है तो 10 है। एल का मान होता है 12 + 1 किया है तो 13। ओ का जो मान होता है 15 + 1 किया है 16। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए 9 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद क्या है 15 है, उसके बाद अब क्या होगा तो वो हम देखते हैं 9, 12, 15। इसी तरह अगर हम अरेंज करेंगे तो अगला जो हमारा टर्म आएगा वो होगा आर, और आर का कितना मान होता है 18। उसके बाद क्या हो जाएगा +1 करेंगे तो 19 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम यू देखेंगे तो कितना 21 होता है, और क्या होगा तो ये 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। यानी हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा सही हो जाएगा? वो ए हो जाएगा, R 19 U 22। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में संबंधित शब्दों को चयन कीजिए। देखिए कि किस तरह के अरेंज है। तो यहाँ पर से कीजिए JUMBUCKS को अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख देते हैं तो यहाँ पर जो किया गया है वो क्या है? अपोजिट किया गया है। 8 7 6 5 4 3 2 1 किया गया है। उसी तरह अगर इसको लिखेंगे तो इसका अपोजिट जो करेंगे तो क्या होगा? KCAJPIHS। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, यदि संख्या इतना के प्रत्येक अंकों के बाएं से दाएं की ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे और दाईं ओर से दूसरे स्थान पर मौजूद अंकों का योग कितना होगा? अब दिया गया जो संख्या वो कितना है? 8 3 5 6 4 2 7 है, और उपयुक्त संख्याओं को प्रत्येक अंकों को आरोही क्रम में सजाएंगे तो क्या होगा? बाएं से 2 3 4 5 6 7 8 होगा। अब निर्मित नई संख्या बाएं से दूसरा 3 है और दाएं से दूसरा क्या है? 7 है। तो आंसर हो जाएगा कितना? 10। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा डी। यदि x - 1/x = 6 है तो x³ - 1/x³ का मान क्या होगा? तो सबसे पहले अगर हम दिया हुआ x - 1/x = 6 और अगर इसको दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको q हो जाएगा, ये भी q हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x³ - 1/x³ - 3 × x × 1/x × x - 1/x बराबर कितना? 216। 6 के क्यूब करेंगे 216 आएगा। इसे फिर से आगे सोल्व करेंगे तो x³ - 1/x³ - 3 × 6 बराबर 216 हो जाएगा। यानी x³ - 1/x³ बराबर हो जाएगा 216 + 18। आंसर हो जाएगा 234। सही आंसर हमारे पास जो आएगा होगा सी। cosec x + cot x + 1 × sec x - tan x - 1 का मान क्या होगा? तो जब इसे सोल्व करते हैं, आइए cosec x + cot x + 1 को हम लिख सकते हैं 1 + cos x + sin x बटा लिख सकते हैं sin x, और उसके बाद इनटू में ही लिख सकते हैं 1 - sin x - cos x बटा क्या लिख सकते हैं? cos x लिख सकते हैं। ये सीधे cos x को लिखा गया है 1/sin x, उसके cot x को लिखा गया है, क्या हो जाएगा तो cos x बटा sin x। इस तरह करके LCM लिया गया है, तो इतना शॉर्ट में लिख दिया गया अगला स्टेप। उसके बाद अगर कीजिएगा तो 1 - sin x + cos x के स्क्वायर बटा sin x × cos x होगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा कितना? 1 - 1 - 2 sin x × cos x बटा sin x × cos x। जब हमें इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? -2। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो जाएगा सी। नेक्स्ट है, पीएच पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली गई। यह देखा गया कि पीएच पेपर का रंग नीला हो जाता है। तरल नमूना कैसा है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल है। पीएच पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली गई, यह देखा गया कि पीएच पेपर का रंग नीला हो जाता है। तो तरल नमूना सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल है। सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच का जो मान होता है वो कितना होता है? 8.27 होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा कि खोजे गए तत्वों की कुल संख्या कितना है? 94। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तत्व कितना है? 24। अब प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से खोजे गए तत्व कितना है? तो खोजे गए तत्वों की कुल संख्या तो 118 है। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तत्व कितना है? तो वो जो हमारे पास है वो कितना है? वो 94 है। और प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से खोजे गए तत्व कितने हैं? वो हैं 24 है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने? 18 समूह होते हैं और 7 जो है आवर्त होते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा। वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? सही आंसर हो जाएगा ए, हीरा लाल सामरिया।
भारत के मुख्य सूचना आयुक्त जो है हीरालाल समरिया हैं और हाल ही में भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समरिया बने हैं। और देश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला थे। अगला, यदि 8 मार्च 2009 को रविवार है तो 1 फरवरी 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 8 मार्च 2009 को कह रहा है कि रविवार है तो 8 मार्च 2009 से 8 मार्च 2021 तक पहले चलना है, विषम दिनों की संख्या देना। तो ये 9 वर्ष आता है प्लस 3 कितना आता है? लीप वर्ष आता है। तो हमारे हो गया 9 गुना 1 और प्लस 3 गुना 2 हो गया कितना? 15 दिन हो गया। कितना दिन हो गया? 15 दिन। अब 15 से अगर हम भागा देंगे 7 से तो हमारा विषम दिन की संख्या कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब 8 मार्च 2021 का दिन तो रविवार प्लस 1 दिन क्या हो गया? सोमवार हो गया। सोमवार हो गया। अब वहाँ से चलना है कहाँ तक? वो चलना है 1 फरवरी 2021 से 8 मार्च 2021 तक विषम दिनों की संख्या हमें देखना है, क्योंकि हमारे निकालना 1 ही फरवरी तक। हम बढ़ के आगे कहाँ निकाल लें? 8 मार्च तक है। तो हो जाएगा कितना? 27 दिन फरवरी अतिका प्लस 8, तो हमारे भागा 7 कितना होगा? 0 दिन। तो 1 फरवरी 2021 का दिन कितना होगा? सोमवार तो था, उसमें इस बार पीछे जाना है तो माइनस कर दिया 0, हमारे पास भी आ गया आंसर सोमवार ही। सही आंसर जो हो जाएगा डी। अगर इसका बेहतरीन अपना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सनबिक मैथ पर जाकर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा जो है वो कैलेंडर का किया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सनबिक मैथ पर जाकर देख सकते हैं, वीडियो अपलोड किया गया है। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो चौथी संख्या का तीसरी संख्या से और दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो 2, 19, 6, 57, 44, 418 है। देखते हैं किस तरह। 2 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब 20 में से घटा देंगे, 1 घटाना तभी तो 19। 2 भागा 2 अगर इस तरह भी करते हैं तो 1 आएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, अगले से देखते हैं तो कन्फर्म हो जाएंगे। 6 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 60, और इसमें से घटाएं कितना? 6 भागा 2 कर रहे हैं, कितना हो जाएगा? 3, ये यानी हो जाएगा ये 57। उसी तरह 44 को देखते हैं कि अगर 44 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 440 हो जाएगा। उसमें से 44 भागा 2 करेंगे यानी 22 घटाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 418। यानी जो हमारे पास जो आ रहा है 20 आ रहा है, यानी उसमें जो 20 है उसमें आगे जो 2 भाग है, जो पहला है 0 हटा दीजिए, 2 वाला पहला संख्या है उससे भागा देना है 2 से, और जो आएगा उतना घटा देना है। तो आंसर हमारे पास आ गया, वो हो जाएगा डी 418। नेक्स्ट है, कथन एवं निष्कर्ष के है। कह रहा है कि कुछ कारें हैं, ये अगर मान लिया कि कार है तो कुछ कारें जो है वो क्या है? तो वो बस है। क्या है? बस है। उसके बाद कह रहा है कि कुछ बसें जो है वो ट्रक है। कुछ बसें जो है वो क्या है? ट्रक है। उसके बाद कुछ ट्रक है जो स्कूटर है। कुछ ट्रक जो है वो क्या है? स्कूटर है। हमारे पास तो बनकर आ गया। आइए निष्कर्ष में देखते हैं। कुछ कारें स्कूटर है, बिल्कुल गलत। कुछ ट्रक बसें, सही है। कुछ स्कूटर बसें हैं, ये भी गलत। सभी स्कूटर ट्रक है, ये भी गलत। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, केवल निष्कर्ष सेकेंड जो है वो अनुसरण करता है। नेक्स्ट है, नीचे दी गई तालिका का अवलोकन करें और प्रश्न का उत्तर दें कि किस कंपनी द्वारा विभिन्न मदों के अंतर्गत किए गए व्यय 10 लाख रुपया को दर्शाया गया है। कंपनी द्वारा 5 वर्ष की अवधि अर्थात 2014 से 18 के दौरान भुगतान किए गए वेतन की औसत राशि 10 लाख में कितनी थी? आंसर हो जाएगा कितना? दिए गए वर्षों में वेतन पर औसत व्यय निकाल लेना है। तो यहाँ पर आइए निकालते हैं। 340 प्लस 398 प्लस 409 प्लस 456 प्लस 479 अब बटा 5 हो जाएगा, यानी 282/5 बराबर हो जाएगा 416.4। आंसर हमारे पास आ जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, 8 संख्याओं का औसत 80 है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत 73 है। अगले 3 संख्याओं का औसत 86 है। तो 8वीं संख्या क्या होगा? तो 8वीं संख्या के लिए बस क्या कर देना है? 80 गुना 8 करेंगे तो टोटल कितना हमारे पास है वो संख्या निकल गया। उसमें से घटा देंगे 73 प्रथम 4 का है और प्लस 86 कितना है उसके बाद का 3 संख्याओं का। जब इतना घटा देंगे तो वो हमारा निकल जाएगा 8वीं संख्या क्या है? 640 माइनस 292 प्लस 258 बराबर हो जाएगा 640 माइनस 550 बराबर 90। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? सही आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण से उत्तर। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर दिशा में
विस्तृत होता है। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष एवं चुंबकीय अक्ष के बीच का जो कोण होता है लगभग 17 डिग्री का होता है। अगला है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ प्राकृतिक स्रोत है और एक तरफ अम्ल है। नींबू की अगर हम बात करें तो ये है साइट्रिक अम्ल, बी हो जाएगा। बिच्छू बूटी के चुभने वाले रोए का ये हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल, क्या हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। और टमाटर में क्या होता है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। किस ऑपरेशन अभियान के तहत नवंबर 2023 में उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में बचाव अभियान को पूरा कर लिया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑपरेशन जिंदगी। उत्तराखंड के उत्तर काशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूरों को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया गया था। सुरंग हादसा जो है वो 12 नवंबर 2023 को हुआ था और बचाव अभियान 17 दिन बाद 28 नवंबर 2023 को पूरा हुआ था। अगला है दिए गए विकल्पों में से वह वर्ण समूह चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पे आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि n माइनस अगर 1 करते हैं तो m होता है, इससे -1 करेंगे तो l हो रहा है, इससे -1 कर रहे हैं तो k हो रहा है, इससे -1 करेंगे तो क्या होगा j होगा। यहाँ से n से m से l से k और k के बाद क्या आया माइनस करने पर j होगा। उसी तरह z +2 करेंगे तो b होगा, +2 करेंगे तो d होगा, +2 करेंगे तो f होगा, +2 करेंगे तो h होगा। जब हम देखेंगे इसी तरह तीसरा का तो k -3 करेंगे तो क्या होगा h होगा। इसी तरह इसमें से -3 करेंगे तो e होगा, e से -3 करेंगे तो क्या होगा b, अब b से -3 करेंगे तो बाई होगा, JH बाई आएगा। आंसर हमारा हो जाएगा D। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर देखिए 6, 7, 23, 41, 125 के बाद क्या आएगा। अगर 6 गुना 2 करते हैं 6 दूनी 12, 12 में से 5 करेंगे तो 7 घटेगा। 7 में भी अगर हम क्या करेंगे 3 से गुना करते हैं +2 करेंगे तो 7 या 21 2 23 आता है। फिर 23 में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे अब 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। अगला क्या है कि 125 कैसे आ गया है तो 125 आया, 41 गुना 3 करेंगे और +2 करेंगे तो आ जाएगा 125। और 125 में फिर अब कौन सा प्रोसेस करेंगे तो देखिए सबसे पहले ये प्रोसेस किए थे, पहले ये किए थे, उसके बाद फिर से रिपीट वो हुआ था, फिर ये हुआ। अब क्या होगा 125 गुना 2 -5 होगा, यानी हमारे पास जो आंसर आ जाएगा कितना 245। आंसर हो जाएगा सी। गुना 2 -5 किया गया, इसमें गुना 3 +2, अगला वाला में गुना 2 -5, उसके बाद गुना 3 +2, फिर उसके बाद क्या होगा गुना 2 -5, तो आंसर आ जाएगा 245। अगला एक ही पासे के 4 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, उस संख्या का चयन करें जो 3 के वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो यहाँ पर देखिए कि यदि किसी भी पासे की 2 स्थितियां में 2 फलक एक समान हो तो शेष तीसरा फलक एक दूसरे के विपरीत फलक होते हैं। तो 4 के विपरीत फलक यहाँ पर 6 हो जाएंगे, 2 के विपरीत जो हो जाएंगे वो 1 हो जाएंगे। तो हमारे पास 3 के विपरीत फलक कौन हो जाएगा तो वो हमारे पास हो जाएगा, वो हो जाएगा 5। ये स्थितियां 1 और 2 को मिला के देखे थे और ये स्थितियां कब बना था तो 2 और 3 के मिला के। तो आंसर हमारे पास कितना आया था बी। x का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 517 x 324 संख्या 12 से विभाज्य हो जाए। तो क्या करना होगा कि सबसे पहले 12 को तोड़ देंगे 4 गुना 3 में। अब यहाँ पर देखते हैं सभी संख्या को जोड़ देते हैं, 5 + 1 + 7 + x + 3 + 2 + 4, यानी हो जाएगा x + 22 हो जाएगा। अब x + 22 अगर यहाँ पर 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाता है, x के जगह पर 2 रखेंगे तो 24 आ जाएगा। 24 जो है वो 3 का गुणज भी है, यानी 3 से भी कट जा रहा है और 4 से भी कट जा रहा है, 4 से भी। हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, वो हो जाएगा C 2। दिया गया वृत्त आरेख किसी एक वर्ष के दौरान निजी छात्रावास द्वारा विभिन्न मदों पर किए गए व्यय को दर्शाता है। वृत्त आरेख के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यदि इस वर्ष के दौरान छात्रावास द्वारा किया गया कुल व्यय 50 लाख था तो रख रखाव शुल्क और सुरक्षा पर कुल कितना खर्च किया गया था।
तो 360 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 50। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 50/360। तो अभिष्ट खर्च बराबर क्या हो जाएगा 50/360 गुना 55 + 58 कर देंगे तो हो जाएगा 15.69 लाख हो जाएगा। लगभग जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा 16 लाख के बराबर हो जाएगा। रख रखाव शुल्क और सुरक्षा शुल्क क्या है को हमें लेना है 55 डिग्री और 58 डिग्री। आंसर जो हमारे पास आ गया वो कौन सा बी। निम्नलिखित में कौन से उत्तक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है। सही आंसर हो जाएगा ए पैरेनकाइमा का। पैरेनकाइमा उत्तक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है। इस उत्तक को कोशिका में सघन कोशाद्रव एवं एक केंद्रक पाया जाता है। कोशिका के मध्य में एक बड़ी रसधानी रहती है। कुछ पैरेनकाइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है और इन उत्तकों को हरित उत्तक या क्लोरेनकाइमा कहते हैं। नेक्स्ट है प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाएं विषाणु वायरस पर प्रभावी नहीं होती है क्योंकि इनमें खाली स्थान का अभाव होता है। सही आंसर हो जाएगा सी कोशिका भित्ति का अभाव होता है। विषाणु रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड है। अक्टूबर 2023 में भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCEN में शामिल किया गया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी कोझिकोड ग्वालियर में। कोझिकोड ग्वालियर में के यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क UCEN में शामिल किया गया है। केरल के कोझिकोड साहित्य श्रेणी में शामिल किया गया है और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत श्रेणी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आने वाले कृति का चयन करें। इसका जो आंसर हो जाएगा डी। फिगर वाला प्रश्न काफ़ी आसान होता है, इसे सोल्व कर लीजिएगा। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के पे आ सकता है। यहाँ पर देखिए कि 10 × 14 बटा अगर 4 करते हैं तो 140/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35 के बराबर हो, यानी 10 × 14/4 बराबर क्या हो जाएगा 35। दूसरी रो में देखेंगे तो ये हो जाएगा 15 × 5/3 करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। तीसरी रो में 14 × 6/7 करेंगे 84/7 बराबर कितना हो जाएगा 12। तो इसमें अगर करते हैं 18 × 8/8 बराबर कितना आना चाहिए 16। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9। सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है एक निश्चित कूट भाषा में डिपेंड को इस तरह लिखा जाता है, उसी भाषा में ट्रैवल को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि DEPEND है और ये लिखा गया है EPHTJJ लिखा गया है। अब देखिए D से J गया है, कितना किया गया है +6 किया गया है। E से J किया गया है +5 किया गया है। P से T गया है +4 किया गया है। D से E गया है कितना किया गया है 1 किया गया है। यहाँ पर इसी तरह ये घटते क्रम में आया है। H कितना किया गया +3 और N से P किया गया है +2, यानी इधर +6 +5 +4 +3 +2 और +1 किया गया है। अगर उसी तरह के हम ट्रैवल को देखेंगे TRAVEL ट्रैवल को, तो यहाँ पर हो जाएगा +6 तो Z हो जाएगा। R को अगर +5 करेंगे तो WE होगा, +4 +3 करेंगे तो Y हो जाएगा, +2 करेंगे तो G होगा और +1 करेंगे तो M होगा किसका L का, ये +1 होगा। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा कौन सा, तो होगा C। अगला है निम्नांकित चित्र के अनुसार ट्रायंगल QRS सर्वांगसम है। नोट दिया गया आरेख निर्दिष्ट मापों के अनुसार नहीं खींचा गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, तो ट्रायंगल QRS और ट्रायंगल PQT में देखेंगे PT बराबर जो हो रहा है वो RS हो रहा है, PQ बराबर QR, तो TQ बराबर क्या हो जाएगा SQ। तो हमारे पास आ जाएगा ट्रायंगल QRS और QPT जो है क्या है वो सर्वांगता नियम है। आंसर हो जाएगा B। नेफ्रॉन को कौन सा भाग रक्त में प्रारंभिक छानना एकत्र करता है। सही आंसर हो जाएगा D बोमन कैप्सूल। नेफ्रॉन का बोमन कैप्सूल भाग रक्त में प्रारंभिक छानना एकत्र करता है। वृक्क के चारों ओर पेरिटोनियम नामक झिल्ली पाई जाती है और वृक्क की लंबाई से काटने पर यह 2 भागों में बंट जाता है, बाहरी भाग कॉर्टेक्स और भीतरी भाग मेडुला।
नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक जो है वो क्या होता है, इकाई होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमासम के बीच को संधि, किस संधि को क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सिनैप्स कहते हैं। किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के ध्रुमाशय के बीच को सिनैप्स कहते हैं। तंत्रिका तंत्र का वह भाग का संपूर्ण शरीर एवं तथा स्वयं जो होता है तंत्रिका नियंत्रण रहता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु दोनों मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है। मस्तिष्क मेरुरज्जु का ही बढ़ा हुआ भाग है। वैज्ञानिक प्रुकेंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था? और सही आंसर हो जाएगा डी, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्मा का। वैज्ञानिक प्रुकेंजे द्वारा जीव द्रव्य शब्दावली का सृजन किया गया था। प्रत्येक कोशिका में जैव पदार्थ होता है जिसे जीव द्रव्य कहा जाता है। जीव द्रव्य एक तरल गाढ़ा रंगहीन लसलसा एवं जलयुक्त पदार्थ है। विंग्स इंडिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली हवाई अड्डा। दिल्ली हवाई अड्डा ने विंग्स इंडिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में बेंगलुरु के केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दोनों को संयुक्त रूप से वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा से सम्मानित किया गया है। अगला है, यदि ऊर्ध्वाधर दर्पण की दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही दर्पण प्रतिबिंब का कौन सा चयन करेंगे तो आंसर सही होगा? आंसर हो जाएगा बी। कौन सा विकल्प आकृति पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक ही कंपनी के 5 कर्मचारी है, जागृति, कृष्णा, लक्ष्मण, माया और निरुपम एक ही इमारत की 5 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर की मंजिल का 2 है और इसी तरह सबसे ऊपर मंजिल का जो क्रमांक है वो क्या है? 5 है। अब कह रहा है कृष्णा और निरुपम क्रमशः सबसे ऊपरी और सबसे निचली मंजिल पे रहते हैं। तो कृष्णा और उसके बाद क्या है, सबसे नीचे कौन है? निरुपमा है। जागृति लक्ष्मण के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहती है। कौन? तो जागृति ठीक लक्ष्मण के ठीक ऊपर वाली मंजिल, यानी यहाँ पर अगर लक्ष्मण है तो ऊपर जागृति है। माया निरुपम के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहती है। माया जो है यहाँ रहती है। तो हो गया 1 2 3 4 5 ठीक मंजिल। दूसरी मंजिल पर कौन रहती है? तो माया रहती है। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा सी। एक दुकान में एक कमीज की कीमत 700 है जिस पर सभी ग्राहकों के लिए 10% की छूट उपलब्ध है। नगद भुगतान करने वाले ग्राहकों के लिए अतिरिक्त 20% की छूट है। यदि ग्राहक नगद में भुगतान करता है तो उसे कमीज के लिए कितनी राशि का भुगतान करना होगा? तो कीमत जो क्या है एक कमीज का 700 है। अब पहला छूट है 10%, अतिरिक्त छूट जो है वो क्या है? 20% है। तो कमीज में भुगतान की गई राशि 700 गुना 100 माइनस 10/100, 100 माइनस 10/100 हो जाएगा। अब फिर क्या भुगतान किया गया है? तो वो 20% और छूट दिया गया है। हो जाएगा 7 गुना 90 गुना 8/10 बराबर 504। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा बी। अगला है, पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल भरा रहता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पेरिकार्डियल द्रव भरा हुआ रहता है। लसिका द्रव WBC का बना होता है। यह शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। निराक्षित शब्द हाल ही में किससे संबंधित समाचारों में देखा गया है? सही आंसर हो जाएगा सी, पानी के नीचे का वाहन। भारत ने अपनी तरह का पहला ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल AUV निराक्षी नाम से लॉन्च किया है। इसका उपयोग खदान का पता लगाने, खदान निपटान, पानी के नीचे सर्वेक्षण आदि के लिए किया जाता है। इसकी क्षमता 4 घंटे है और यह 300 मीटर की गहराई तक जा सकती है। मिशन प्रारंभ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रॉकेट। मिशन प्रारंभ हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित रॉकेट विक्रम एस BKS को प्रक्षेपण शामिल है। जनवरी 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए, मथुरा में किया गया है। मथुरा जिले के वृंदावन में भारत के पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल स्थित है। इस बालिका सैनिक स्कूल का नाम संबित गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल है और लखनऊ में भारत का पहला AICT बनाया जा रहा है।
यह था एएलपी टेक्नीशियन का प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।